हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद करियर। दोस्तों, आज फिर मैं चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट 7 लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कंपोनेंट ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो के स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी चैप्टर वाइज कोई वीडियो आए तो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों, सेल चैप्टर में हम लोग पिछले 6 पार्ट में सेल चैप्टर के कुछ भाग देख चुके हैं लोग। आज हम लोग बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है, सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रोल क्या है, कि होता क्या है, क्या काम करता है ना। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट इज अ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ यूकैरियोटिक सेल रिवील द presence of network of reticulum of tiny tubular structure scattered in the cytoplasm that is called endoplasmic reticulum। कहने का मतलब कि ये जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डेवलपमेंट हो गया, डिस्कवरी हो गई, तो उसके बाद से हम लोग को साइंटिस्टों ने सेल की स्टडी की। उसमें देखा कि एक नेटवर्क है रेटिकुलम का, है ना, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ना, साइटोप्लाज्म में, जिसको उन्होंने नाम दिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उस स्ट्रक्चर के कंपोनेंट की बात करें कि उस स्ट्रक्चर में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, तो पहला कंपोनेंट है सिस्टर्नी, वेसाइकल्स और टिब्यूल्स। ये तीनों मिलकर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। सिस्टर्नी, जो कि एक लॉन्ग फ्लैटेंड एंड अनब्रांच यूनिट है। ठीक है, ये स्टेक लाइक, मतलब कि एक अलमीरा जैसे कहें कि जो अलमीरा में हम लोग का लेयर होता है, सतह होता है, उसके तरह ये सजा हुआ है। ठीक है, फ्लैट एंड है और अनब्रांच यूनिट है, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं होती है। नेक्स्ट बात करें वेसाइकल्स की, तो वेसाइकल आर ओवल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। जो वेसाइकल है ये प्रेजेंट होता है, एक में ओवल शेप का होता है और मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, जो कि सिस्टर्ना के साथ प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट बात करें कंपोनेंट की, तो ट्यूब्यूल्स है। ट्यूब्यूल्स आर इरेगुलर ऑफन ब्रांच ट्यूब बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन। मतलब कि जो ट्यूब्यूल्स होते हैं ये इरेगुलर होते हैं, कोई इसका शेप नहीं होता है। ठीक है, ब्रांच भी हो सकते हैं और ये मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, जबकि ट्यूब्यूल्स में फ्री और एसोसिएटेड विद सिस्टर्ना। और ट्यूब्यूल्स जो होते हैं सिस्टर्ना के साथ एसोसिएटेड भी होते हैं, मतलब जुड़े भी रहते हैं और नहीं भी जुड़े रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें स्ट्रक्चर ऑफ ईआर इज लाइक गोल्गी बॉडी, but in ER, cisternae, vesicle and tubule are isolated in cytoplasm and do not form complex। मतलब कह रहा है कि ER जो होता है इसका स्ट्रक्चर गोल्जी बॉडी के तरह ही समरूप होता है, लेकिन इसकी सिस्टर्ना और वेसाइकल और ट्यूब्यूल्स जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, ये कम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। ठीक है, और ये एकदम सिंपल वे में रहते हैं। Golgi body is localized cell organelle while ER is widespread in cytoplasm। क्योंकि गोल्जी बॉडी जो होता है ये लोकलाइज्ड होता है, ये एक जगह पे फिक्स है, सेल में साइटोप्लाज्म में एक जगह पे फिक्स है, जबकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सारे सेल्स के साइटोप्लाज्म में बिखरे पड़े हुए हैं। न्यूक्लियस के पास भी हो सकता है, न्यूक्लियस से दूर भी हो सकता है ना, इसलिए इसको सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन भी बोला गया है। ठीक है, ER divide intracellular space into two distinct compartments called luminal and extraluminal compartment। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, साइटोप्लाज्म को दो कंपार्टमेंट में बांटता है, जिसको लुमिनल अंदर से लुमिनल एंड एक्स्ट्रा लुमिनल जो कि बाहर से साइटोप्लाज्म को एक्स्ट्रा लुमिनल बोलते हैं। टाइप्स की बात करें ER की, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप्स के होते हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है दोस्तों, हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दो टाइप के होते हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए बोला जाता है उस पर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए बोला जाता है क्योंकि उस पर ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं, इसलिए उसको एग्रेन्युलस बोला जाता है। नेक्स्ट बात करें डिफरेंस का कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या डिफरेंस है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो पहला डिफरेंस है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर 80S राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, है ना, जो कि जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम एब्सेंट होते हैं। तो इस राइबोसोम की वजह से ये ग्रेनुलर टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। और स्मूथ के मतलब सतह पे कुछ नहीं होता है, राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसलिए इसको स्मूथ बोला जाता है। रफ एंडोप्लाज्मिक मेनली जो बना होता है ये सिस्टर्ना का बना होता है, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक मेनली किसका बना होगा, ट्यूब्यूल्स का। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस्टर्ना का बना होता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक मेनली किसका बना होता है, ट्यूब्यूल्स का। नेक्स्ट बात करें कि ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक होता है ये किस में इंगेज होता है, प्रोटीन सिंथेसिस एंड उसका सिक्रेशन में ये ज़्यादा काम इन्वॉल्व करता है, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ग्लाइकोजन और लिपिड मेटाबॉलिज्म के में काम ज़्यादा करता है। लिपिड मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और ग्लाइकोजन के मेटाबॉलिज्म के लिए। एग्जाम्पल की बात करें, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादातर कहाँ देखने को मिलता है, तो लीवर, पेनक्रियाज और गोबलेट सेल के प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक एडिपोज टिश्यू, इंटेस्टाइनल सेल्स, मसल्स, ग्लाइकोजन स्टोरिंग लीवर सेल्स एंड एड्रिनल ग्लैंड्स में देखने को मिलेगा। ये है अपना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये अपना सिस्टर्ना का स्ट्रक्चर है जो कि अनब्रांच है, ये सिस्टर्ना प्रेजेंट है और ये ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है। ठीक है, इसके सिस्टर्ना पे ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है जो कि इसको रफ बनाता है, और ट्यूब्यूल्स पे कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये स्मूथ कहलाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कुछ मॉडिफिकेशन की वजह से इसको कुछ अलग नाम दिया जाता है। तो अगर मॉडिफिकेशन हो जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तो पहला नाम दिया जाता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका मतलब कि द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम occurs in skeletal and cardiac muscles. A smooth endoplasmic reticulum store calcium plus 2 an energy rich compound required for muscles contraction। जो अपना मसल्स में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहाँ पे क्या काम करते हैं कि कैल्शियम का स्टोरेज के लिए और एनर्जी रिच कंपाउंड स्टोर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कि मसल्स कंट्रैक्शन में हेल्प कराते हैं, इसलिए इसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोला जाता है। और एक होता है माइक्रोजोम्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मॉडिफिकेशन होने से माइक्रोजोम्स का फॉर्मेशन होता है, जिससे a piece of ER with associated ribosomal particle. This can be obtained by fragmentation and high speed centrifugation of cell. They do not exist such as the living cell. Scientists use microsome for in vitro protein synthesis study. अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मॉडिफिकेशन होकर माइक्रोजोम का फॉर्मेशन किया जाता है, जिसको वो इन विट्रो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए यूज किया जाता है। अब बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फंक्शन के बारे में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फंक्शन के बारे में बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पहला काम होता है मैकेनिकल सपोर्ट करना, दूसरा काम होता है इंट्रासेलुलर एक्सचेंज कराना, तीसरा होता है कि प्रोटीन सिंथेसिस कराना, वो मेनली किसका काम होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, और चौथा होता है लिपिड का सिंथेसिस कराना, वो किसका काम होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, और सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म, है ना, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट बात करें फंक्शन की तो फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी एंड सम माइक्रोबॉडीज। नेक्स्ट है डिटॉक्सिफिकेशन, और नेक्स्ट है ER प्रोवाइड द प्रिकर्सर ऑफ सिक्रेटरी मटेरियल टू गोल्जी बॉडी। तो आइए इसके फंक्शन को अच्छे से समझते हैं। पहला फंक्शन मैकेनिकल सपोर्ट, मतलब कि
माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म एंडोस्केलेटल ऑफ सेल। सेल के एंडोस्केलेटल बनाने में कौन कौन इन्वॉल्व होते हैं? माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल एंड एंडोप्लाज्मिक। ये तीनों क्या करते हैं? एंडोस्केलेटल बनाने में मदद करते हैं, जिससे मैकेनिकल सपोर्ट मिलता है सेल्स को। दूसरा है इंट्रासेल्यूलर एक्सचेंज, मतलब कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म इंट्रासेल्यूलर कंडक्टिव सिस्टम। जो हमारे शरीर सेल्स में जो इंट्रासेल्यूलर मतलब कि सेल के अंदर किसी चीज़ का कंडक्शन सिस्टम बनाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि किसी भी मटेरियल का यहाँ से वहाँ तक ले जाने में मदद करता है। मतलब वन प्लेस टू अनदर प्लेस में अकर थ्रू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कोई भी मटेरियल एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना होता है तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के इंट्रासेलुलर कंडक्टिंग सिस्टम के द्वारा होकर जाता है। नेक्स्ट बात करें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेनली क्या करता है? तो ये प्रोवाइड कराता है साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, बिकॉज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज राइबोसोम ऑन इट्स सरफेस। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए साइट प्रदान करता है, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ही क्या प्रेजेंट होता है? राइबोसोम्स। नेक्स्ट बात करें लिपिड सिंथेसिस के लिए, तो लिपिड सिंथेसिस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। नेक्स्ट बात है सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म के लिए। सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म कैसे कराएगा? द मेम्ब्रेन ऑफ रेटिकुलम प्रोवाइड इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटी विद इन द साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म के अंदर ही क्या करता है? सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है, जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी होती है। इसलिए ये सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट बात करें फंक्शन की 6 नंबर, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब फ्रेगमेंट वेसिकल्स integrated nuclear membrane and ER element arranged around the chromosome to form a new nuclear membrane during cell division। सेल डिवीजन के दौरान क्या होता है कि न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन है चारों तरफ वो डिसॉल्व हो जाता है। बाद में जब सेल डिवाइड कर देता है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सहायता से ये चारों तरफ एक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन कर देता है। इसलिए ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट बात करें फंक्शन की कि लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी और माइक्रो बॉडीज़ का फॉर्मेशन कौन कराएगा? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और 8वां नंबर फंक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन कराना। ये क्या करता है? एक साइटोक्रोम होता है P45 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि एक एंजाइम की तरह काम करता है। वो हेल्प करता है किसी भी ड्रग्स और टॉक्सिक सब्सटेंस के डिटॉक्सिफिकेशन कराने में मदद करता है। नेक्स्ट बात है ER प्रोवाइड प्रिकॉर्सर फॉर सिक्रेटरी मटेरियल टू द गोल्जी बॉडी। मतलब गोल्जी बॉडी जिसका भी प्रारूप बनाता है उसका प्रिकॉर्सर मतलब उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है कहाँ से मिलेगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। इसलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी बॉडी के सिक्रेटरी मटेरियल का भी प्रिकॉर्सर कहलाता है। दोस्तों ये आज का था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में इंट्रोडक्शन, उसके स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के बारे में। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।